एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, एशिया का देश हो, अफ्रीका का देश हो, या वो पश्चिमी यूरोप या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का देश हो, उनकी इकोनॉमी लगातार कोलैप्स कर रही है। ग्रोथ उनकी निगेटिव में जा रही है और निगेटिव में भी दहाई के आंकड़े को छू रही है। तो क्या ऐसे समय में आप विश्वास करेंगे कि किसी देश के पास 166 बिलियन डॉलर्स हों और उसको ये ना पता हो कि इन पैसों को खर्च कैसे करना है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की। आज हमारे इस वीडियो में पीटी एजुकेशन चैनल पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और आपके साथ इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हाउ टू स्पेंड 166 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पैसा है 166 बिलियन डॉलर का, ये मिला है स्पेन को। अब स्पेन के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि इटली और स्पेन ये दो सबसे पहले प्रभावित देश थे। मार्च का समय आपको याद आ रहा है ना, जब भारत में केसेस बढ़ने चालू हुए थे, ये होली का समय था और होली के तुरंत बाद ये खबरें आनी चालू हो गई थी मिड मार्च से कि स्पेन और इटली में लोगों के पास हॉस्पिटल्स में बेड नहीं बचे हैं, लोग बाहर ही जाकर के, कोई जमीन पे बैठा हुआ है, कोई एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, कोई अपनी तरफ से जो व्यवस्था कर पाया उसमें बैठा हुआ है। आज स्पेन की हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे सेकेंड वेव भी आ चुकी है और थर्ड वेव आने की संभावना है। काफ़ी लोगों का लॉस हुआ है। एक मैच्योर हो चुका समाज था, यहाँ पे बूढ़ों की संख्या भी अच्छी खासी थी और लेजरली लाइफ जीने वाले लोग थे। तो स्पेन के ये प्रधानमंत्री आपको दिखेंगे, पेड्रो सैंचेज इनका नाम है। पेड्रो सैंचेज नाम याद रखिएगा, एटलीस्ट नाम पता होना ज़रूरी है क्योंकि वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो पेड्रो सैंचेज इनका नाम है और इन्हीं की सरकार को ये पूरा का पूरा पैसा खर्च करना है। इन भाई साहब ने कोशिश बहुत की थी, यूरोपियन यूनियन की जो पूरी बैठक हुई उसमें अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने की, और ये उसमें सफल हुए। तो स्पेन का मैप आपको दिखा देता हूँ। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, आप जानते ही हैं। स्पेन का एक प्रांत है कैटालोनिया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बार्सिलोना कैपिटल है। अच्छा, ये जो है पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पे काफ़ी ये लोग सेसेशनिस्ट हैं और काफ़ी डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी की, लेकिन आज तक स्पेन ने इनको छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि स्पेन भी एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर रहा है। पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका पे इसका कब्जा रहा है। तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड आप देख लीजिए, और ये यहाँ पे जो सटा हुआ देश है, आप सभी को बता दूँ, ये पुर्तगाल है। ये इस मैप में नहीं है बट ये पोर्चुगीज़ है, और ये पूरा का पूरा जो है ये आइबेरियन पेनिनसुला है जिसपे ये दोनों देश बसे हुए हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो कौन सा स्पेनिश था जिसने अमेरिका की खोज की थी, कोई कमेंट थ्रेड में बताए। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये समस्या क्या है। देखिए, जब स्पेन में ये पूरा का पूरा पैंडमिक चालू हुआ था तो स्पेन इनिशियल कंट्री था जिसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इस पैंडमिक की पूरी जो रैत है वो झेलनी पड़ी। हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से भर गए, लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, सोसाइटी का कोलैप्स हुआ, बिजनेसेस जो थे उनका लॉस हुआ। अब स्पेन के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि स्पेन, अगर आप लिस्टिंग देखना चालू करोगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा टूरिज्म से कमाने वाले देश कौन से हैं, तो आपको स्पेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीन देश मिलेंगे। क्योंकि स्पेन में याद रखिएगा यहाँ के जो चर्चेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ के चर्चेस फेमस हैं, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं। और स्पेन और यूएस की जो लड़ाई हुई थी 1900 के आसपास, तो वो भी काफ़ी फेमस है। उससे जुड़े हुए कई म्यूजियम और कई चीज़ें, पूरी दुनिया से चुराया हुआ बहुत सा सामान आप कह सकते हैं। क्योंकि लंदन और जितने भी आपको ये फॉरेन देशों के म्यूजियम मिलेंगे ना, वेस्टर्न पावर के जो भी कॉलोनियल पावर थी, इन्होंने पूरी दुनिया से बहुत से प्रेशियस स्टोन चुराए हैं। आपने अभी वो माल्टा वाली खबर सुनी होगी ना, माल्टा देश ने अपने यहाँ उस जानवर का जो दांत था, जो वहाँ प्रिंस के पास पड़ा हुआ है ब्रिटेन के, उसको वापस मांगा था उनके मंत्री ने, बाद में उसमें रिफ्यूज कर दिया। करंट आप देख रहे होंगे तो आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी। तो वो डेविड एटनबरो, जो भाई साहब डेविड एटनबरो हैं, जो एक नेचुरलिस्ट हैं यूके के, उन्होंने 1960s में माल्टा से वो दांत बरामद किया था उस जानवर का, जो बेसिकली काफ़ी बिलियन साल पुराना है और एक बहुत बड़ी, मतलब म्यूजियम में रखने वाली चीज़ हो सकती है। उससे काफ़ी अर्निंग भी हो सकती है, लोग देखने ही आएंगे ऐसी चीज़ को। लेकिन अब यही है कि भाई उन्होंने रखा है। हमारा कोहिनूर, वो भी महारानी एलिजाबेथ के ताज पे है। तो ऐसे ही स्पेन ने भी बहुत सी चीज़ें अपने म्यूजियम में लगा करके रखी हैं। तो इनका टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन का टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेनिश भाषा जहाँ जहाँ चल रही है, चाहे वो आपको पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में देखने को मिले या आपको मिडिल अमेरिका में देखने को मिले, ये जितने भी एल शब्द होते हैं ना, ई एल जहाँ पे भी आ जाए, ये स्पेनिश होते हैं मैक्सिमम, याद रखिएगा।
अब यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर जो बड़ी पावर हैं, जैसे कि जिनका बजट बहुत अच्छा होता है, आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है यूरोप की। फिर आप फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब यूके तो बाहर ही हो चुका है। तो ये दोनों पावर जल्दी चाहते नहीं थे कि हम इतना ज्यादा बजट दें, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। जर्मनी हमेशा क्या चाहता है कि हमारे पास हमारा बजट बहुत ज्यादा घाटा ना हो, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोरोइंग्स ना हो, लोन्स ना हो, हमारी करेंसी स्टेबल रहे, यूरो बनी रहे और हमारा अच्छा खासा इनकम होता रहे। तो ये लोग कंजर्वेटिव है, इन लोगों को ऐसी ही चीजें पसंद हैं। हालांकि यूरोप में कई देश ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला पैसे खर्च करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आप इटली को काउंट कर सकते हैं, आप उसमें स्पेन को काउंट कर सकते हैं। ये सारे देश हैं जो खुल्लम खुल्ला खर्चे करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके यहाँ फालतू के वेस्टेजेस बहुत होते हैं, पूरा का पूरा जो होता है, और ये सारा का सारा जर्मनी और फ्रांस को नहीं पसंद आता। बट चूंकि हुआ क्या कि ईयू में पेनिट्रेट कर रहा था चाइना। चाइना यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा था अपनी कि मैं कैसे यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाऊं, और यूरोपियंस को आपस में लड़ाने का काम कर रहा था। इसलिए ईयू ने इस बात को सीरियसली लिया और ईयू ने जो पूरा का पूरा पैकेज लाया वो 750 बिलियन यूरोस का है। ठीक है, इतना बड़ा पैकेज आया है जो कि यूरोप के अलग अलग देशों को ग्रांट्स और लोन्स के रूप में दिया जाएगा। अब ग्रांट्स और लोन्स के बीच में फर्क जान लीजिए। ग्रांट्स जो होते हैं वो आपकी एक बार की मदद है, उसको आपको वापस नहीं लौटाना है। वो एड के लिए दी जाती है, आपको सहायता के लिए दी जाती है, इन पैसों को वापस नहीं लौटाना होता। हालांकि जो लोन्स होते हैं उनको रिटर्न भी करना होता है। तो लोन्स और ग्रांट्स में ये फर्क होता है कि आपको ग्रांट्स के रूप में जो पैसे मिलेंगे वो आपको रिटर्न नहीं करने हैं, वो आप कैसे भी इस्तेमाल करो। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया, और जो लोन्स मिल रहा है वो आपको लौटाना पड़ेगा। तो अब देखिए, फिगर्स को कुछ समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 750 बिलियन यूरोस ये आया है यूरोपियन यूनियन का बजट, जिसमें वो स्पेन को कुछ देगा, कुछ इटली को देगा। अब उसने स्पेन को कितना दिया है? स्पेन को मैंने आपको बताया कि दिया है 166 बिलियन डॉलर। यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे यूरो है। तो यूरो में कितना स्पेन को मिला? दरअसल यूरो में अगर हम देखें तो ये मिला है 140 बिलियन यूरोस। तो 140 बिलियन यूरोस को जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो 166 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हम लोग अभी इसको डॉलर के टर्म में समझते हैं। 1 बिलियन जो डॉलर होता है दोस्तों, उसमें होता कितना है? उसमें होता है 7,500 करोड़ रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया। ये मैं आपको अपनी करेंसी में बता रहा हूं। तो 1 बिलियन डॉलर में इतना होता है 166 बिलियन डॉलर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, अच्छा खासा पैसा मिला है, जो कि अगर आप यूरो में रखोगे तो 140 बिलियन यूरोज होता है। अब इस 140 बिलियन यूरो में से जो आधा यूरो है, 72.2 बिलियन यूरो, ये तो केवल ग्रांट है, इसको तो लौटाना ही नहीं है। तो स्पेन के पास इतना पैसा है कि दरअसल उनको पता ही नहीं है कि लौटाना कैसे है। अब Q2 की जो इकोनॉमी के डेटा आए हैं, Q2 अगर आप यहाँ पे देखोगे भारत में, तो Q1 अप्रैल से लेकर के जून का होता है, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर। Q2 यानी अभी जो हमारा कल खत्म हुआ सितंबर 30 को, ये हमारा Q2 खत्म हुआ। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वहां पे जनवरी से चलते हैं, और जनवरी से लेकर के मार्च तक Q1 था, और अप्रैल से लेकर के जो जून तक का था दरअसल वो Q2 था। तो Q2 में 18% से इनकी इकोनॉमी स्लंप की है, मतलब निगेटिव ग्रोथ हुई है, और ये ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन की सबसे ज्यादा इकोनॉमी स्लंप हुई है 20% के लगभग। अब ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है ये पूरा का पूरा देश और इनकी जो सरकार है कि कैसे हम किक बैक करें और वापस से ऑर्डर में आए, क्योंकि इनकी जो टूरिज्म और सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, उसका बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी यूरोपियन यूनियन की जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की, और जिसका इनको फायदा भी मिला। अब यहाँ पे स्पेन के बारे में कुछ बातें बता देता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेटेस्ट जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। स्पेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और यहाँ के जो किंग है वो भी काफी समय से राज कर रहे हैं। इस समय जो इनके किंग हैं उनका नाम है फिलिप सिक्स्थ। ओके, और ये हेड हैं स्पेन स्टेट के। जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वैसे ही वहां पे राष्ट्रपति तो है नहीं, तो यहाँ पे ये फिलिप सिक्स जो हैं ये हेड हैं स्पेन स्टेट के। स्पेन के साथ क्या दिक्कत हुई है? स्पेन की सरकार इस बार का फुल फ्लेज्ड बजट तक नहीं ला पाई है। पूरा का पूरा जो साल का बजट होता है वो तक नहीं ला पाई, क्योंकि उसके पहले ही हालत खराब हो गए थे। तो सरकार के साथ ये दिक्कत है। अब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन ज्यादातर अभी क्या हो रहा है, 2 पार्टियां डोमिनेट कर रही हैं। तो पहली पार्टी तो यहाँ के जो पीएम है पेड्रो सैंचेज, इनकी पार्टी हो गई। इस पार्टी का नाम क्या है? इस पार्टी का नाम है स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स
पार्टी, ठीक है। स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये पहली पार्टी है जो अभी सत्ता में है और इसके पीएम हैं पेड्रो सैंचेज, मतलब देश के पीएम है और इसके नेता हैं। दूसरी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी पार्टी का नाम बहुत ही ईजी है, पीपल्स पार्टी। ये दो मेन पार्टियां हैं। जैसे आप अगर इंडिया में आप केंद्र के लेवल पे देखोगे तो आपको बीजेपी और कांग्रेस दिखेगी, आप अमेरिका में देखोगे तो आपको रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दिखेंगे, आप लंदन में इंग्लैंड में देखोगे तो आपको लिबरल और कंजर्वेटिव का ग्रुप दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पे बेसिक बातें जान लीजिएगा। 1978 से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन दो पार्टियां 1990 से डोमिनेट कर रही हैं। पहली पार्टी स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसके हेड और देश के पीएम है पेड्रो सैंचेज, और दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी। फिलिप सिक्स जो है वो यहाँ पे स्पेनिश स्टेट के हेड हैं इस समय के, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे स्पेन को आज जरूरत क्या है, स्पेन कैसे इतने पैसे को खर्च कर सकता है, तो सरकार को यहाँ पे चाहिए कि वो मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। अब ये जो पूरे के पूरे पैसे मिले हैं इसको लेकर के आप खर्च कैसे करने वाले हो, इसको आपको एक प्लान बताना पड़ता है यूरोपियन यूनियन पे। आपको यूरोपियन यूनियन ने ये सारे पैसे दिए हैं तो आपको बताना पड़ेगा, उनको एक प्लान देना पड़ेगा, वहां पे इसका चेक होगा, रेगुलेशन होगा, पूरा ऑडिट होगा, फिर ऑथोराइज आपको किया जाएगा कि आप खर्च करो। तो 15 अक्टूबर तक यहाँ के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है स्पेन के वो ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ब्रसेल्स में कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आप मुझे कॉमेंट थ्रेड में बताएंगे। तो उनको समय दिया है कि मैं आपको 15 अक्टूबर तक ये चीज बताऊंगा। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि बहुत से अफ्रीकी और एशियन देश हैं जहां पे उनको ये तक नहीं पता, वो इतने गरीब हैं कि वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं कोरोना वायरस की। हॉस्पिटल की सुविधाएं तो प्रोवाइड करने का आप छोड़ ही दीजिए, वहां अनकाउंटेड डेथ जो है वो हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में हो रही हैं। लेकिन स्पेन एक ऐसा देश है, तो आप आयरनी देख रहे हैं ना, कि उसको ये नहीं पता कि मैं इतने पैसों को कैसे खर्च करूं। अब स्पेन प्राइमरली एक हॉटस्पॉट रहा है, ठीक है, और आज इसका जो टूरिज्म सेक्टर है जिसमें होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, म्यूजियम्स हैं, कैफेज हैं, गाइड्स जो होते हैं आपको, इन सब लोगों को वापस पटरी पर लाने के लिए ज्यादातर पैसा यहाँ पे खर्च करने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि स्पेन ये पूरे के पूरे 166 बिलियन डॉलर को कैसे खर्च करता है, और इस पे कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको जरूर देंगे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।